नमस्कार, उत्तराखंड समाचार में आपका स्वागत है। मैं कंचन नेगी। सबसे पहले मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आज जोशीमठ में आपदा प्रभावित क्षेत्रों का किया निरीक्षण। कहा, मकानों को ध्वस्त करने की अफवाह पर ध्यान न दें लोग। प्रभावित परिवारों को तत्कालिक तौर पर दी जा रही है 1.5 लाख रुपए की अंतरिम सहायता। सचिव मुख्यमंत्री आर मीनाक्षी सुंदरम ने कहा, जोशीमठ में भू धंसाव के कारण 723 भवनों को किया गया चिन्हित। 462 लोग अस्थायी शिविरों में किए गए विस्थापित। उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में 18,000 विद्यार्थियों को दी गई डिग्रियां। केंद्रीय मंत्री अजय भट्ट ने कहा, शिक्षा के क्षेत्र में विश्वविद्यालय का उल्लेखनीय योगदान। और हरिद्वार में 11 जनवरी से 17 जनवरी तक चलाया जा रहा सड़क सुरक्षा सप्ताह। ट्रैफिक नियमों की जानकारी के साथ ही लोगों को घायलों की मदद के लिए किया जा रहा प्रेरित। अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आज जोशीमठ में आपदा प्रभावित क्षेत्रों का निरीक्षण किया। यहां उन्होंने सेना के क्षेत्र और जेपी कॉलोनी की स्थिति भी देखी। साथ ही स्थानीय लोगों को हर संभव मदद का आश्वासन दिया। उन्होंने कहा कि जोशीमठ के आपदा प्रभावितों के विस्थापन के लिए बेहतर व्यवस्था की जाएगी। प्रभावितों को बाजार रेट पर मुआवजा दिया जाएगा। 3,000 प्रभावित परिवारों को कुल 45 करोड़ रुपए की धनराशि जारी की गई है। उन्होंने कहा कि प्रभावित क्षेत्र में जिन मकानों में दरारें आई हैं, उन्हें ध्वस्त करने की अफवाह फैलाई जा रही है। उन्होंने सभी से अपील की है कि इन अफवाहों पर ध्यान न दें। जब तक जरूरी न हो, प्रभावित क्षेत्र में दरार वाले मकानों को ध्वस्त नहीं कराया जाएगा। एक तो जो ये बार बार लगातार ये बात आ रही है कि सारी बिल्डिंगों को ध्वस्तीकरण किया जा रहा है, तोड़ा जा रहा है। ऐसा कहीं भी नहीं है। जो 2 बिल्डिंगों के बारे में बात आई थी, 2 होटल्स के बारे में, उसी पर बात हुई है और वो भी सबकी जो सहमति बनेगी उसके आधार पर यहाँ का प्रशासन काम करेगा। और इसके साथ साथ जो राहत एवं पुनर्वास की बात है, मुआवजे की बात है, उसके लिए यहाँ पर कमेटी बना दी है। जल्दी वो सब सारे नाम उसमें सम्मिलित कर लिए हैं। जो लोग जिस वर्ग से आते हैं, सभी प्रमुख वर्गों के लोगों को, प्रमुख जो भी प्रतिनिधि हैं, उन सभी को उसमें सम्मिलित करके जो है आगे की कार्रवाई की जाएगी कि राहत और पुनर्वास ठीक तरीके से हो। ये हमारी प्राथमिकता है। मुख्यमंत्री ने कहा कि संकट की इस घड़ी में आज पूरी सरकार जोशीमठ के लोगों के साथ खड़ी है। कि इस संकट की घड़ी में और कहीं न कहीं मैं समझता हूं कि मैं यहाँ खड़ा हूं, पूरी सरकार खड़ी है, पूरे उत्तराखंड के लोग खड़े हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी का हमको पूरा आश्वासन है, भरोसा है। उन्होंने पूरी सहायता और लगातार वो इसकी मॉनिटरिंग कर रहे हैं। इसलिए मैं यह भी कहना चाहता हूं, चूँकि धीरे धीरे स्थिति यहाँ पर जितना आपदा के कारण से नुकसान हुआ है या जो भी घटित हुआ है वह हो चुका है और आगे हम भगवान से प्रार्थना करते हैं वो ठीक हो जाए। मुख्यमंत्री ने कहा कि अगले महीने फरवरी में औली में विंटर गेम्स होने वाले हैं। ऐसे में भय का माहौल बनाने की आवश्यकता नहीं है। इसके बाद चूंकि औली में एक बड़ा विंटर का गेम भी यहाँ पर होने वाला है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर का, अगले माह फरवरी में, और कुछ समय बाद हमारी 4 धाम यात्रा भी शुरू होने वाली है। इसलिए इस प्रकार का जो वातावरण एक बहुत ज़्यादा ये बनाया जा रहा है कि पूरा उत्तराखंड खतरे में आ गया है, तो मैं समझता हूँ ये ठीक नहीं है। हाँ, ये जरूर है कि विकास जो बहुत तेज गति से हो रहा है, जिसके बारे में लोगों ने यहाँ बताया भी है, आप सब लोग भी देख रहे हैं, मीडिया के बंधु भी देख रहे हैं, उस पर थोड़ा हम ये कोशिश करेंगे आगे से कि जो इकोलॉजी और इकोनॉमी दोनों का संतुलन बना रहे। आपदा प्रबंधन सचिव रंजीत सिन्हा ने जोशीमठ के ताजा हालात की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि यहां 4 वार्ड के 723 भवनों को अब तक असुरक्षित घोषित किया जा चुका है। जो असुरक्षित क्षेत्र घोषित किए गए हैं, 4 वार्ड हैं। वार्ड 1 गांधीनगर, वार्ड 2 सिंहधार, वार्ड 5 मनोहर बाग, वार्ड 7 सुनील। असुरक्षित क्षेत्र में स्थित भवनों की संख्या 86 है, लेकिन जो चिन्हित किए गए हैं 723 है, जैसा कि बताया गया। आपदा प्रबंधन सचिव ने बताया कि जोशीमठ की जेपी कॉलोनी में हो रहा पानी का रिसाव कम हो गया है। जो वाटर डिस्चार्ज था, जो जेपी कॉलोनी में पानी निकल रहा था, उसकी जो डिस्चार्ज है वो काफी हद तक घट गया है।
जो 6 तारीख को मेजर किया गया था वो 540 LPM था, जो वर्तमान में जो आज की मेजरमेंट है वो 245 LPM है, जो कि अच्छी खबर कह सकते हैं, जिसके कारण हम ये शंका जाहिर कर रहे थे पानी के डिस्चार्ज के कारण जो जमीन के अंदर वैक्यूम क्रिएट हो रहा है उसके कारण दरारें पड़ रही है और सिंकिंग हो रही है, तो पानी का डिस्चार्ज काफी कम गया है। जोशीमठ में अलकनंदा नदी से हो रहे कटाव और जल निकासी प्लान तैयार करने के लिए भी तेजी से कार्य किया जा रहा है। जो अलकनंदा नदी के किनारे टू इरोजन हो रहा है उसके लिए हम EPC मोड में तत्काल वेबकॉस को कार्यदायी संस्था बना रहे हैं ताकि वो उस संबंध में भी कार्रवाई शुरू कर दें। इसके अतिरिक्त आपको पता ही होगा कि ड्रेनेज प्लान तैयार करने के लिए इरिगेशन को पहले ही अनुमति दी जा चुकी थी और उनके द्वारा टेंडर भी किया जा चुका है और 13 तारीख को टेंडर खुल रहा है। लाइकवाइज जो सीवर सिस्टम है उसको ठीक करने के लिए तत्काल पेयजल विभाग को निर्देशित किया गया, उनके द्वारा भी कार्रवाई की जा रही है। जो ST और LT लाइन जो वहाँ पोलें हैं इत्यादि को अगर कहीं पर समस्या आती है, पोल को क्षति पहुंचती है विद्युत लाइनों को, तो उसके लिए 2,14,43,000 रुपये निर्गत किए जा रहे हैं। जो भारत सरकार से NDRF की टीम लगी हुई है, उनकी 80 जवान वहां पर लगे हुए हैं। इसके अतिरिक्त 40 जवान और गौचर पहुंच चुकी है, वो भी जल्द ही जोशीमठ पहुंचेगी। SDRF के बारे में मालूम होगा आपको, हमारी 90 लोग SDRF के जवान वहां पर राहत कार्य में जुटे हुए हैं। आपदा प्रबंधन सचिव ने बताया कि लोगों को तत्काल मदद के लिए सहायता राशि देने का कार्य शुरू हो गया है। जो ST और LT लाइन जो वहाँ पोलें हैं इत्यादि को अगर कहीं पर समस्या आती है, पोल को क्षति पहुंचती है विद्युत लाइनों को, तो उसके लिए 2,14,43,000 रुपये निर्गत किए जा रहे हैं। रंजीत सिन्हा ने कहा कि जोशीमठ भू धंसाव की जद में आए प्रभावित परिवारों के विस्थापन के लिए समिति बनाई जा रही है। समिति की रिपोर्ट के आधार पर विस्थापन की तैयारियां की जाएंगी। हमने आज 2 समिति बनाने का भी हमने प्रस्ताव किया है, जैसे अनुमोदन होगा उसको हम जीओ जारी कर देंगे। उसमें एक जनपद स्तर पर कमेटी बनाई जा रही है कमिश्नर की अध्यक्षता में, और ACS फाइनेंस की अध्यक्षता में एक शासन स्तर पर कमेटी बनाई जा रही है, जो कि समस्त स्टेक होल्डर से बात करेंगे और उसके बाद जो भी प्रस्ताव होगा सहमति उसके अनुसार कार्रवाई होगी। जोशीमठ में आपदा प्रभावित परिवारों को 1,50,000 रुपए की अंतरिम सहायता दी जा रही है। आज सचिव मुख्यमंत्री आर मीनाक्षी सुंदरम ने जोशीमठ में जानकारी दी कि भू धंसाव के कारण लटक गए 2 होटल को तोड़ा जा रहा है, क्योंकि ये होटल आसपास के भवनों के लिए भी खतरा बने हुए हैं। इसके अलावा किसी भी भवन को तोड़ा नहीं जा रहा है। उन्होंने बताया कि भू धंसाव से प्रभावित भवनों का सर्वे किया जा रहा है। असुरक्षित भवनों से सुरक्षित स्थानों पर लोगों का अस्थायी विस्थापन किया जा रहा है। साथ ही प्रभावित परिवारों को तत्कालिक तौर पर 1.5 लाख रुपए की अंतरिम सहायता दी जा रही है, जिसमें 50,000 रुपए घर शिफ्ट करने और 1 लाख रुपए आपदा राहत मद से एडवांस में उपलब्ध कराया जा रहा है। मैं ध्वस्तीकरण के बारे में एक मैटर क्लैरिफाई करना चाहता हूँ कि केवल 2 होटल का वो भी ध्वस्तीकरण शब्द मैं यूज नहीं करूंगा, डेमोलिशन नहीं है, डिसमेंटलिंग है, क्योंकि उसको बहुत केयरफुल तरीके से करना पड़ता है। अगर बुलडोजर से गिराएंगे तो वो डैमेज हो जाएगा अगल बगल के स्ट्रक्चर्स। तो जो CBR की टीम आई है वो जैसे सजेस्ट कर रहे हैं वैसे ही एग्जीक्यूट किया। और इसके अलावा कोई अन्य आवासीय भवन अभी ध्वस्तीकरण या डिसमेंटलिंग करने का इरादा नहीं है, लेकिन अभी स्टेक होल्डर्स के साथ मीटिंग हो रही थी तो कुछ स्टेक होल्डर्स ने स्वयं डिमांड किया था कि मेरा स्ट्रक्चर डिसमेंटलिंग कर दिया जाए। तो हमने कहा कि ये 2 होटल है, इसका सरकार का निर्णय है डिसमेंटलिंग करें, क्योंकि अगल बगल के जो भवन है उसको रिस्क है। इसके अलावा अन्य भवन स्वामी खुद अगर अनुरोध करते हैं तो उस पर निशान उनको वेकेट करने को, टेम्पररी वेकेट करने के लिए अभी हम लोग को तैयार है। केवल हितधारकों की कुछ रिजर्वेशन थी, इसीलिए उनके साथ वार्ता की गई है और वार्ता सकारात्मक रूप से हुई है और मुझे उम्मीद है कि अब दोबारा टीम जाएंगे तो उनको सहयोग तो मिलती रहेगी। उसके साथ जो 50,000 रुपये और अतिरिक्त हम लोगों ने दे दिया है उसका भी जीरो आ जाएगा। मीनाक्षी सुंदरम ने बताया कि जोशीमठ नगर क्षेत्र में भू धंसाव के कारण 723 भवनों को चिन्हित किया गया है, जिनमें दरारें आई हैं। सुरक्षा के लिहाज से अभी तक 131 परिवारों के 462 लोगों को अस्थायी राहत शिविरों में विस्थापित किया गया है।
हल्द्वानी में उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय के 7वें दीक्षांत समारोह में वर्ष 2021-2022 में पास होने वाले ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट, डिप्लोमा और शोध करने वाले विद्यार्थियों को सम्मानित किया गया। साथ ही इसी अकादमिक वर्ष में विभिन्न पाठ्यक्रमों में सर्वोच्च स्थान प्राप्त करने वाले छात्र छात्राओं को स्वर्ण पदक और विशिष्ट पदक प्रदान किए गए। कार्यक्रम में केंद्रीय रक्षा एवं पर्यटन राज्य मंत्री अजय भट्ट और उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत भी शामिल हुए। इसमें 18,000 शिक्षार्थियों को उपाधि प्रदान की गई है, जिसमें से 23 स्वर्ण पदक हैं और एक कुलाधिपति स्वर्ण पदक है। 3 अन्य पदक के अलावा 2 आरडी, 1 दिव्यांग क्षेत्र में तथा 1 पीएचडी के छात्र भी हैं। इस अवसर पर सामाजिक क्षेत्र में बेहतर कार्य करने वाले पद्मश्री कल्याण सिंह रावत, गायिका बसंती देवी और लोक कलाकार नंदलाल भारती को मानद उपाधि से नवाजा गया। कार्यक्रम में मौजूद रहे केंद्रीय रक्षा और पर्यटन राज्य मंत्री अजय भट्ट ने कहा कि मुक्त विश्वविद्यालय शिक्षा के क्षेत्र में लगातार उल्लेखनीय योगदान दे रहा है। जो लोग आज सम्मानित हुए हैं, हर एक ने प्रतिज्ञा ली, हम समाज के लिए समर्पित रहेंगे, बड़ों का आदर करेंगे, गलत काम नहीं करेंगे, जो हमको कर्तव्य सौंपा जाएगा, ड्यूटी सौंपी जाएगी, उसको बहुत कर्तव्य निष्ठता के साथ निभाएंगे, देश की रक्षा करेंगे। ये सारी चीज़ें ऐसी हैं जो एक आदर्श मानव बनाती हैं और वो मानव कल को प्रेरणादायक संस्कार समाज को देते हैं, वो गुरुजन बनते हैं। उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने इस अवसर पर जोशीमठ की स्थिति को लेकर बात की। उन्होंने कहा कि जोशीमठ में वैज्ञानिक सर्वे का कार्य किया जा रहा है, इसके बाद ही जरूरी फैसला लिया जाएगा। जल संसाधन मंत्रालय की टीम वहाँ पे भेजी है, मुख्यमंत्री जी तुरंत वहाँ गए हैं, मैं भी सीधे वहाँ गया और सर्वे रिपोर्ट मुझे लगता है कि बहुत जल्दी आ जाएगी। पूरी सर्वे वहाँ की हो गई है और जो भी सर्वे कहेगा उस पर सरकार निर्भर करेगी कि वहाँ करना क्या है। लेकिन अभी तत्कालिक दृष्टि से लगभग 613 मकान जो वहाँ पे दरारें आ गई थी, उनको जो है उनके जहाँ भी उन्होंने कहा शिफ्ट करने के लिए हमने वहाँ पे कर दिए हैं। बहुत अच्छी व्यवस्था उनके सब लोगों की गई है और मैं कह सकता हूँ इस दुख की घड़ी में पूरी सरकार जो है जोशीमठ की जनता के साथ खड़ी है। अजय भट्ट और धन सिंह रावत ने इस दौरान विश्वविद्यालय परिसर में 25 करोड़ की लागत से बने 5 आवासीय 5 भवनों का लोकार्पण भी किया। यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, आप बने रहिए हमारे साथ। Hey girls! Hi! Congratulations! आज तो पार्टी चाहिए। चैंपियन के साथ सेल्फी लेंगे। आइडिया, यही करते हैं पार्टी। पिज्जा पार्टी। ये चल अपना कार्ड और पिन दे। मेरे कार्ड की डिटेल्स मैं खुद ही डालूंगी। आरबीआई कहता है अपना पिन, ओटीपी, सीवीवी या इंटरनेट बैंकिंग पासवर्ड किसी के साथ शेयर ना करें। ऑनलाइन बैंकिंग सिर्फ अपने कंप्यूटर, मोबाइल और सिक्योर नेटवर्क से करें। बाय गर्ल्स, कहाँ जा रही है? सुना नहीं, नो शेयरिंग। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। सर, आपका केवाईसी अपडेट करना है, नहीं तो अकाउंट और एटीएम कार्ड ब्लॉक हो जाएगा। सावधान सावधान। 2.5 करोड़ का इनाम मुझे। देखिए, अनजाने कॉल्स, फर्जी ईमेल्स, लिंक्स और जाली ऐप से अपना पिन, ओटीपी, पासवर्ड कभी भी किसी के साथ शेयर न करें। आप रहेंगे सावधान तो नहीं होगा नुकसान। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। शहरी विकास और आवास मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने मंगलवार को उत्तराखंड में प्रस्तावित नए टाउनशिप डेवलपमेंट की समीक्षा बैठक की। बैठक के बाद उन्होंने कहा कि उत्तराखंड में कुल 23 टाउनशिप के लिए 23 स्थान चिन्हित किए गए थे। इसके लिए जिला स्तरीय सर्वेक्षण समिति का गठन किया गया था। इन 23 में से 15 टाउनशिप को विकसित करने की सिफारिश की गई और पहले चरण में 10 जगहों पर कार्य शुरू करने की बात कही गई है। श्री अग्रवाल ने बताया कि 10 लोकेशन में टाउनशिप की वित्तीय और व्यवहारिक व्यवस्था किए जाने के लिए नियोजन विभाग ने मैकिन्जी संस्था को नियुक्त किया है। गढ़वाल में 12 और कुमायूं में 11 यानी 23 टाउनशिप की जगह का चिन्हीकरण किया गया था। लेकिन उसके बाद फिर उसमें सभी चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए जब सभी चीज़ों का सर्वेक्षण वगैरह किया गया तो जो गढ़वाल से हमारी 7 और
कुमायूं से 8, यानी 15 साइट को लगभग उसका रिकमेंडेशन किया गया है। लेकिन अब हमारे यहाँ लगभग 10 जो साइट हैं उस पर हम लोग पहले चरण में यानी कि प्राथमिकता के आधार पे उन पर एक्सरसाइज कर रहे हैं। मुझे ये कहते हुए अच्छा लग रहा है कि हमारी जो टीम है, हमारा जो विभाग है, इसमें बहुत तेज़ी से काम कर रहा है, बहुत गंभीरता से काम कर रहा है। और आने वाले टाइम पे जिस प्रकार से अभी हम लोग जो है एक मैकेंजी जो हमारी संस्था है जो स्पेशलिस्ट है, उसके बाद हम लोग एक सीए अपॉइंट करने वाले हैं जो इन सब साइट्स को बहुत गंभीरता से बहुत नीचे तक जाके उसकी जानकारी लेगा और उसके बाद फिर सरकार के स्तर पे इस पे निर्णय होगा। हरिद्वार में 11 जनवरी से 17 जनवरी तक सड़क सुरक्षा सप्ताह चलाया जा रहा है। लोगों को ट्रैफिक नियमों के बारे में जागरूक किया जा रहा है। साथ ही अपील की गई है कि वे सावधानी से वाहन चलाएं, जिससे वाहन चालक के साथ साथ सड़क पर चलने वाले लोगों की भी सुरक्षा हो सके। जिलाधिकारी विनय शंकर पांडे और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक अजय सिंह ने हरी झंडी दिखाकर जागरूकता वाहनों को रवाना किया। इसका मुख्य उद्देश्य यह है कि सड़क पर जो लोग वाहन चला रहे हैं या सड़क पर जो लोग चल रहे हैं, दोनों की सुरक्षा सुनिश्चित हो, लोगों को जागरूक किया जाए, ट्रैफिक के नियमों का पालन करने के लिए लोगों को बताया जाए। इस मौके पर वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक अजय सिंह ने कहा कि सड़क सुरक्षा सप्ताह का उद्देश्य लोगों को जागरूक करना तो है ही, इसके साथ ही सड़क हादसे में घायल को अस्पताल पहुंचाने वालों को पुरस्कृत करने की जानकारी देना भी है। घायलों की मदद करते हैं जो एक्सीडेंट में, उनकी जो स्कीम है उसके बारे में भी इनको जागरूक करना है कि घायलों को मदद करेंगे तो आपको सरकार की तरफ से रिवॉर्ड भी है। तो इसी को लेकर सभी लोगों को इसमें शामिल किया गया, चाहे वो युवा हो, छात्र हो, चाहे वो आमजन लोग हो, और इनको रिवॉर्ड करने का भी रखा गया है। जो अच्छे नियमों को पालन करेगा उसको भी हमारे ट्रैफिक और आरटीओ विभाग की तरफ से इस सप्ताह के दौरान रिवॉर्ड किया जाए। देहरादून में आज से ट्रू 5G सेवाओं की शुरुआत हो गई है। 5G सेवाओं की लॉन्चिंग पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि इससे डिजिटल इंडिया के विजन को साकार करने में मदद मिलेगी। साथ ही छात्रों, व्यवसायियों, आईटी और स्वास्थ्य सेवाओं सहित आम जनमानस और कृषि, शिक्षा, चिकित्सा, सूचना प्रौद्योगिकी और विनिर्माण जैसे क्षेत्रों को नए अवसर और अतिरिक्त रोजगार का लाभ मिलेगा। देहरादून में जियो ट्रू 5G के शुभारंभ पर मैं जियो को, उत्तराखंड वासियों को और विशेष तौर पर देहरादून के लोगों को बधाई देता हूं। यह 5G लॉन्च उत्तराखंड और यहां के लोगों के लिए एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है, जिससे सभी को काफ़ी फायदा होगा। राज्य में मोबाइल और डेटा कनेक्टिविटी पहुंचाने में जियो हमेशा सबसे आगे रहा है। 5G सेवा के शुरू होने से छात्रों, व्यवसायियों, आईटी, स्वास्थ्य सेवाओं सहित आम जनमानस, कृषि, शिक्षा, चिकित्सा, सूचना प्रौद्योगिकी और विनिर्माण जैसे क्षेत्रों को नए अवसरों व अतिरिक्त रोजगार का लाभ मिलेगा। 5G प्रदेश के नागरिकों और सरकार को रियल टाइम के आधार पर जुड़े रहने में सक्षम बनाएगा और सरकारी योजनाओं को अंतिम कड़ी तक पहुंचाने के प्रयासों में भी सुधार लाएगा। प्रदेश के समाचारों में बस इतना ही। नमस्कार।